मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। समास में हम पढ़ चुके थे समास की परिभाषा और समास के प्रकार, और समास के प्रकार में हम पहला देखे थे तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर और बता देती हूँ। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं। दो या दो से अधिक पद जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके मिलते हैं तो उस मेल को हम समास कहते हैं, और उससे मिले जो शब्द होते हैं उसको हम समासिक शब्द कहते हैं। समास के प्रकार आप जानते ही हो कि समास जो है 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। हम तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे, उसकी परिभाषा को भी पढ़े थे और साथ में उसके उदाहरण को भी देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो इन दोनों समास की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको द्विगु समास की परिभाषा बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर द्विगु समास की परिभाषा मैं लिख रही हूँ। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? संख्यावाचक शब्द रहने पर, जैसे कि कोई भी शब्द दिया रहेगा जिसमें प्रथम शब्द जो है संख्यावाचक शब्द रहेगा, तब वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, संख्यावाचक शब्द रहने पर, संख्यावाचक शब्द रहने पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है, ठीक है। द्विगु समास होता है और साथ ही यह जो है समूह को दर्शाता है। यह समूह को दर्शाता है। ये होगी इसकी परिभाषा। द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी कि संख्यावाचक शब्द रहने पर द्विगु समास होता है और यह समूह को दर्शाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण को हम देखते हैं। इसके उदाहरण के द्वारा हम जान जाएंगे कि यह किस प्रकार से संख्यावाचक शब्द रहेगा और साथ में समूह को कैसे दर्शाता है। तो जैसे कि आपका उदाहरण दिया रहेगा सप्तद्वीप। ये दिया है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप यानी सप्त यानी क्या होता है? 7। 7 हुआ, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? संख्यावाचक शब्द। तो सप्त यानी 7 यानी कि संख्यावाचक शब्द है। उसके बाद में यह समूह को दर्शाता है। तो द्वीप, इसको हम अगर हम तोड़कर लिखते हैं तो कैसे बनेगा इसका? 7 द्वीपों का समूह। 7 द्वीपों का समूह। ये आया आपका, समूह को दर्शा रहा है यह 7 द्वीपों का समूह। ये हो गया आपका, समूह को दर्शा रहा है, साथ में संख्यावाचक शब्द भी आ रहा है, इसलिए यह होगा द्विगु समास। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, पंचतत्व। पंचतत्व है, संख्यावाचक शब्द है, पंच यानी 5 होता है। तो क्या होगा? 5, जिस प्रकार से इसमें हुआ वैसे ही इसमें भी होगा। 5 तत्वों का समूह। सप्ताह दे दिया है। सप्ताह, सप्ताह तो आप जानते ही हो, है ना। सप्त यानी 7 हुआ, तो सप्ताह मतलब दिन होता है। तो 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह, ये हो गया। उसी प्रकार से अगर दिया रहेगा नवरात्रि। नवरात्रि, नवग्रह, चौराहा। नवरात्रि है तो क्या होगा? नव यानी 9। 9 जैसे सभी में समूह आ रहा है वैसे इसमें भी आएगा। 9 रात्रि का समूह। इसमें भी वैसे हो जाएगा, नव का 9, अब ग्रह दिया है तो क्या हो जाएगा?
9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। अब यहाँ चौराहा दी है, चौ यानी कि 4, तो क्या हो जाएगा 4 राहु का, 4 राहु का समूह। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ ही रहा होगा, द्विगु समास में जितना भी अंग रहेगा, प्रथम पद जो रहेगा वो संख्यावाचक रहेगा और जो कि समूह को दर्शाता है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। इसके और भी कई उदाहरण हैं, आप इसको इस जैसे त्रिभुवन है, त्रिभुवन है, त्रिलोक है, तो त्रिभुवन यानी कि 3, त्रि यानी 3 होता है, तो 3 भवनों का समूह। त्रिलोक है तो 3 लोकों का समूह, ये हो गया। संख्यावाचक शब्द आता है तो ये होगा। उसके बाद में हम लोग आज देखते हैं जैसे षट ऋतु दिया रहेगा, षट यानी होता है 6, ऋतु यानी जो ऋतुएं आती हैं तो 6 ऋतुओं का समूह। ठीक है, उदाहरण के द्वारा आपको समझ आ रहा होगा, संख्यावाचक बस आपको देखना है और अंत में फिर उसको समूह के द्वारा जैसे दर्शाता है बोल रहा है, तो ये समूह के द्वारा इसी प्रकार से लिख करके उसको बताना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं द्विगु के बाद में आप देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा कैसी होगी देखते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास की परिभाषा, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आप जानती हो कि इसमें दो पद होता है ना, तो इसमें क्या होता है, दोनों पद जो होता है प्रधान होता है, जिनका संबंध जो है और से प्रकट होता है, जिसका संबंध और से प्रकट होता है। अब देखिए इसको कैसे, इस समास में जैसे कि हम लोग द्विगु समास का देख लिए कि प्रथम पद जो है संख्यावाचक शब्द रहेगा और जो कि समूह को दर्शाता है। इसमें क्या कह रहा है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको मालूम है कि समास की परिभाषा क्या होती है ना, क्या समास की परिभाषा में क्या है कि 2 या 2 से अधिक पद जो है या शब्द है उनके मिलने से जो नया 2 या 2 से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम समास कहते हैं, है ना। और जो कि अपनी अपनी भक्तियों को छोड़ करके जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम समास कहते हैं और उसके मिले शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 2 पद जो है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद यानी पहला और दूसरा पद, दोनों पद जो होता है प्रधान होता है और जो कि इसका संबंध जो होता है, दोनों पद का जो संबंध होता है वो और से प्रकट होता है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राजा प्रजा, कृष्णार्जुन, अमीर गरीब, अमीर गरीब हो गया। और इसके अलावा और अन्य उदाहरण मैं बताती हूँ आप लोग को, हवा पानी, जीवन मृत्यु, सुख दुख, तो देखो अब इसको हम समास में दोनों पद प्रधान होता है और जिनका संबंध और से प्रकट होता है। राजा प्रजा, अब राजा रहे, राजा का महत्व कब होगा, जब उसकी प्रजा
प्रजा होगी। और प्रजा का जब तक उसका पालनहार नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो राजा और प्रजा दोनों यहाँ पर दोनों पद जो है प्रधान है और इनका संबंध और से प्रकट होता है। जैसे राजा प्रजा बोले, राजा और प्रजा, यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, राजा और प्रजा, इस प्रकार से लिखेंगे। वैसे ही कृष्ण अर्जुन, इसको तोड़ के देखो, कृष्ण और अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, कृष्ण और अर्जुन, ये हो गया। उसके बाद अमीर गरीब, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अमीर का महत्व कब होगा, जब गरीब रहेगा कोई, क्योंकि उसको अपने धन का महत्व कब समझ में आएगा, कोई उससे अगर कम पैसे वाला रहेगा तब उसको अपने धन का एहसास होगा। वैसे गरीब व्यक्ति को भी उसको गरीबी का कब एहसास होगा, जब किसी को वह अपने से ज्यादा संपन्न देखेगा। तो अमीर का भी अपना महत्व है, गरीब का भी अपना महत्व है। तो दोनों पद जो है प्रधान होता है, जिनका संबंध जो है और से प्रकट होता है। तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, अमीर और गरीब, ये हो गया अमीर और गरीब। हवा पानी है, तो इसको क्या लिखेंगे, हवा के बिना भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, पानी के बिना भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ये दोनों पद प्रधान हुआ, तो इसका संबंध भी हम इसी प्रकार से प्रकट करेंगे, हवा और पानी। आपको बस पहचानना है कि ऐसा कौन सा पद है जो हमारे लिए दोनों जो है महत्वपूर्ण है, दोनों के बिना हम नहीं रह सकते हैं, दोनों हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसको हम और के द्वारा प्रकट करेंगे। जीवन मृत्यु, मनुष्य अगर जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है, इसीलिए ये दोनों पद प्रधान हुआ। तो जीवन और मृत्यु, ये हुआ जीवन और मृत्यु। सुख दुख, सुख का महत्व कब होगा, जब वो दुख को महसूस करेगा, दुख का महत्व कब होगा, जब उसको सुख महसूस होगा। मतलब व्यक्ति जो है अगर सुखी सुख में रहेगा और दुख को जानेगा ही नहीं तो उसको सुख भी मतलब सुख की भी खुशी का एहसास उसको नहीं हो पाएगा। और व्यक्ति अगर दुखी दुख में रहेगा तो उसको अपनी पीड़ा भी कभी कुछ एहसास नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में सुख का भी उतना ही महत्व है और दुख का भी उतना ही महत्व है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, सुख और दुख, सुख और दुख। इसी प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण, जैसे माता पिता बोलेंगे तो माता और पिता, ठीक है। ये अब इन उदाहरणों के द्वारा आप लोग अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम आज जैसे पढ़े हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द, प्रथम पद जो है संख्यावाचक शब्द होगा और जो कि समूह को दर्शाएगा। और वैसे ही जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में जो है दोनों पद, प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होता है, जो कि और के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास।